नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास के बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6 यानी स्टाफिंग। आज के वीडियो में हम मीनिंग, इंपोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग और इसके अलावा HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हम पद निश्चित कर लेते हैं और उन पदों के आपस में संबंध को परिभाषित कर देते हैं। अब उन पदों को भरने की बारी आती है, क्योंकि जब तक वो पद नहीं भरे जाएंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य शुरू नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से पदों को भरने की प्रक्रिया को ही हम स्टाफिंग कहते हैं। उसको इस तरीके से परिभाषित किया गया है, यानी स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो हमारे पोजीशंस हैं, यानी जो हमारे पद हैं, उनको भरना और भरे रहने देना, ये हमारा स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग के अंतर्गत कई क्रियाएं की जाती हैं, जैसे रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, सिलेक्शन चयन यानी प्लेसमेंट कार्य पर लगाना, प्रमोशन पदोन्नति, अप्रेजल कार्य का मूल्यांकन एंड डेवलपमेंट यानी कर्मचारियों का विकास। ये सभी चीजें हमारी स्टाफिंग के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। जैसे कि हम जानते हैं किसी व्यवसाय के लिए दो तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है, एक एक्टिव और पैसिव। एक्टिव चीजों में हमारे शामिल होते हैं ह्यूमन रिसोर्स यानी जो हमारे पास में कार्य शक्ति है। दूसरी तरफ पैसिव चीजों में हमारे शामिल होती है मशीनरी, मटेरियल, मनी। अब जो दूसरे तरह की पैसिव चीजें, इनका इस्तेमाल भी एक्टिव फैक्टर्स के द्वारा किया जाता है, यानी इनका प्रयोग लोगों के द्वारा किया जाता है। अगर लोग हमारे पास में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो योग्य हैं तो इनका प्रयोग भी वो बेहतर ढंग से करेंगे और व्यवसाय की उन्नति में सहायक होंगे। लेकिन अगर हमारे पास में अयोग्य मैन पावर है, जो हमारे पास में कर्मचारी हैं वो अयोग्य हैं, तो बेहतर मशीन मटेरियल से भी वो घटिया उत्पादन करेंगे और हमारे व्यवसाय को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए स्टाफिंग का जो अर्थ है, यानी पदों को भरना और वो भी अच्छे योग्य व्यक्तियों से भरना, ये इस बात की हमारी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। तो चलिए हम स्टाफिंग की इंपोर्टेंस को निम्न बिंदुओं से समझते हैं। सबसे पहला है डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी सबसे पहले हमें कॉम्पिटेंट योग्य व्यक्तियों को खोजना और उन्हें प्राप्त करना। यानी भर्ती के द्वारा हम योग्य व्यक्तियों को खोजते हैं कि हमारे वो अंदर व्यवसाय के अंदर भी हो सकते हैं और व्यवसाय से बाहर भी हो सकते हैं। तो भर्ती में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करते हैं अपने यहाँ जॉब करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। और चयन में उनमें से जो बेहतर लोग होते हैं उनको हम अपने यहाँ पर रख लेते हैं। यानी जितने लोगों ने हमारे यहाँ अप्लाई किया उनको दो भागों में बांट देते हैं, यानी जिनको हमें रखना है और जिनको हमें नहीं रखना है। इसके बाद में हमारी बात आती है पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अब जिन लोगों को हमने रखा है उनको सही कार्य देना, यानी उनके रुचि के अनुसार अगर उनको कार्य मिल जाता है तो वो बेहतर ढंग से कार्य करते हैं। अगर उनके रुचि का कार्य नहीं मिलता है तो वो उतनी अच्छी ढंग से कार्य नहीं करते हैं। तो जरूरी है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पर नियुक्त करना। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा इंश्योर द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइजेस। यानी हर व्यवसाय का ये सपना होता है कि उसका व्यवसाय उन्नति करे और आज के कंपटीशन के युग में सरवाइव भी करे। तो इसके लिए जरूरी है कि उसके पास में एक बेहतर अच्छी मैन पावर हो। अगर उसके पास में अच्छी मैन पावर अच्छी होगी तो वह आराम से ग्रोथ भी करेगा और सरवाइव भी कर सकता है। अगर बेहतर उसके पास में वर्कफोर्स नहीं होगी तो उसका उन्नति करना और सरवाइव करना ये दोनों ही मुश्किल होता है। अगली बात हमारी आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स है उसका सही से इस्तेमाल करना। अब इसके लिए दो बातें हो सकती हैं हमारी। एक तो हमारे जरूरत से ज्यादा अगर हमारे पास में एम्प्लॉय आ जाते हैं तो भी हम उनका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसमें एक कहावत है ओवर स्टाफिंग में कि मोर प्ले लेस वर्क, यानी अगर जब ज्यादा लोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, यानी वो अगर उनके पास में काम कम होता है तो वो और कम काम करते हैं, यानी खेलते ज्यादा हैं। और अगर हमारे पास में कम स्टाफिंग रह जाती है तो ऐसे में हम अपने जो कार्य जरूरी कार्य हैं उनको भी समय पर नहीं निपटा पाते हैं। तो इसलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में ये है कि जितने हमें जरूरत हो उतने ही आदमी हमारे पास में होने चाहिए। अब थर्ड पॉइंट आता है इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड असेसमेंट एंड फेयर रिवार्ड्स, यानी लोग जो हमारे पास में लोग कार्य करते हैं उनको सेटिस्फाइड करना, यानी उनकी पहले जरूरतें देखना कि उनकी क्या क्या जरूरतें हैं
और उनको फिर पूरा करना। साथ में फेयर रिवार्ड, यानी उनके जॉब के बदले जो उनको कंपनसेशन मिलना है, जो उनको सैलरी और वेजेस मिलनी है, वो उनकी फेयर हो, यानी उचित हो। तभी कोई व्यक्ति लंबे समय तक हमारे पास में कार्य करता है, क्योंकि स्टाफिंग का मतलब केवल पदों को भरना नहीं है, बल्कि उनको भरे रहने देना भी है। और भरे रहने देने के लिए जरूरी है कि हमारे पास में जो लोग कार्य करने वाले हैं वो सेटिस्फाइड रहें। अब हम आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। वैसे तो हमारे इसके जो अर्थ है उसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि हमें जो जो क्रियाएं करनी होती हैं स्टाफिंग में, वो वही हमारी क्या स्टाफिंग प्रोसेस है। लेकिन अब इन्हीं को हम डिटेल में यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रोसेस में, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी हमें कितने लोगों की और कैसे लोगों की जरूरत है, इस चीज का अनुमान लगाना, इस चीज की जानकारी लेना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है। इसके बाद में आता है रिक्रूटमेंट। अब फिर जो हमारे पास में जरूरत है उन पदों के लिए एडवर्टीजमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करना, उत्साहित करना कि वो हमारे यहाँ व्यवसाय में जॉब करने के लिए अप्लाई करें। तो ये हमारा रिक्रूटमेंट कहलाता है। इसमें हमारे आंतरिक स्रोत भी हो सकते हैं और ये हमारे बाह्य स्रोत भी हो सकते हैं, यानी व्यवसाय के अंदर के लोगों में से भी हम भर्ती कर सकते हैं और व्यवसाय के बाहर के लोगों से भी हम भर्ती कर सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा चयन का। जब हमारे पास में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं कार्य करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो फिर हमें उनमें से छांटना होता है कि किन व्यक्तियों को हमें रखना है और किन व्यक्तियों को हमें नहीं रखना है। तो इसी प्रक्रिया को हम चयन कहते हैं। इसके बाद बारी आती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति हमने चुन लिए हैं, जिनका चयन कर लिया है, उनको कार्य से परिचय कराना और उनको कार्य पर लगाना। और साथ में ओरिएंटेशन में आता है कि उस व्यक्ति का परिचय दूसरे जो हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ भी करना, जिससे कि आपस में एक मैत्री का माहौल बने और लोगों को कार्य करने में मन लगे। अगली बात आती है हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जिस तरह का कार्य हमें चाहिए, जरूरी नहीं है जिनका हमने चयन किया है वो पहले से उस कार्य को जानते हों, तो अपने कार्य के हिसाब से हमें उन व्यक्तियों को ट्रेनिंग करना होता है, जिससे कि वो मशीनों का ठीक से इस्तेमाल करना सीख जाएं और बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्शन दें। और इससे क्या है डेवलपमेंट, इससे कर्मचारियों का डेवलपमेंट भी होता है, उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट बात आती है हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब केवल उनको ट्रेनिंग देकर और कार्य पर लगा करके हम नहीं छोड़ते, बल्कि उनके कार्य का बार बार मूल्यांकन करते रहते हैं कि कौन व्यक्ति बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति को कार्य करने में कठिनाई आ रही होती है तो फिर उसको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो ट्रेनिंग से नहीं सीखता है तो फिर उसके कार्य को बदल के दूसरे तरह का उसे कार्य दिया जाता है, या अगर वहां भी वो सफल नहीं होता तो उसको कार्य से अलग भी किया जाता है। अब नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। जब हमारे पास में लोग कार्य करते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे कार्य में बने रहें, हमारे व्यवसाय में बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें पदोन्नति के अवसर दिए जाएं। क्योंकि अगर कई बार व्यक्ति जब ज़्यादा दिन तक एक पद पर कार्य करता है तो उसे अनुभव भी अच्छा हो जाता है और वो चाहता है कि उसको और ज़्यादा जिम्मेदारियां दी जाए, उसकी सैलरी बढ़ाई जाए, उसके पदोन्नति की जाए। और साथ में कैरियर प्लानिंग का अर्थ होता है कि पदोन्नति का पहले से उनको एक खाका खींच के बताया जाए कि आप अच्छा कार्य करते हुए किस किस पद पर अपनी पदोन्नति आपकी हो सकती है। अगला बिंदु आता है हमारा कंपनसेशन में आता है हमारा सैलरी एंड वेजेस एंड अलग तरह के जो भत्ते हैं वो। तो किसी व्यक्ति को कार्य के अनुसार पूरा उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, पूरी उसको सैलरी दी जानी चाहिए, तभी वो व्यक्ति हमारे यहाँ पर लंबे समय तक कार्य करता है। अगर उसे प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिलता है तो वह फिर व्यवसाय को छोड़कर कोई दूसरे व्यवसाय की तलाश करता है। इस तरीके से ये हमारी हो जाती है स्टाफिंग प्रोसेस। अब हम आगे देखते हैं, एक बिंदु और है हमारा, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब तक हमारे छोटे पैमाने पर कार्य होता है तो एक पर्सनल मैनेजर सभी कार्य आसानी से कर लेता है जो स्टाफिंग के होते हैं, जिनमें कि हमारी भर्ती, चयन और प्लेसमेंट ये हमारे शामिल होते हैं। लेकिन जैसे जब हमारे व्यवसाय का विस्तार होता है तो हमारे कई कार्य और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं हमारे पास में आनी शुरू हो जाती हैं। जो हमारे वर्कर्स की यूनियंस होती हैं उनके साथ में डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है। कोई जो हमारे कानून हैं उनको हमें पालन करना होता है, जो लॉ बनाए गए होते हैं सरकार के द्वारा। साथ में कई बार कोई मजदूर हमारे ऊपर केस भी कर सकता है, कोर्ट में केस कर देता है, तो उससे अपने व्यवसाय का बचाव करना, यह भी हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका कार्य होता है। तो इस तरीके से स्टाफिंग के अलावा
बहुत सारे कार्य हमें करने होते हैं। तो इससे ये विकसित होकर के एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के रूप में हमारा बन जाता है। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग के अलावा भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा स्टाफिंग का एक विस्तृत रूप है। स्टाफिंग इज बोथ ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जस्ट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, एज वेल एज द डिस्टिंक्ट फंक्शन रियल ऑफ द मैनेजमेंट जस्ट एज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी जो स्टाफिंग है वो हमारा मैनेजमेंट का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग की तरह कार्य तो है ही है, साथ में ये एक विशेष कार्य क्षेत्र भी है। कार्य क्षेत्र किस तरीके से, जैसे हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यहाँ पर हम डेफिनेशन देखते हैं। Human resource management is the recruitment, selection, development, utilization, compensation and motivation of human resource of the organization। यानी इसकी परिभाषा और स्टाफिंग की परिभाषा लगभग मिलती जुलती है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। यानी मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी केवल हमारा उनको कार्य पर लगाना नहीं बल्कि उनको मोटिवेट भी करना ज़्यादा बेहतर कार्य करने के लिए। अब इसको और ज़्यादा विस्तार से समझने के लिए हम ड्यूटीज़ देखते हैं, ड्यूटीज़ ऑफ HRM। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। इनमें से काफ़ी ड्यूटी ऐसी हैं जो कि हमारे स्टाफिंग यानी पर्सनल मैनेजर की आती हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उनका विस्तार हो जाता है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम रिक्रूटमेंट। जैसे कि हमने अभी देखा था, ये हमारे स्टाफिंग का भी एक पार्ट है। एनालिसिस ऑफ जॉब, जॉब को एनालाइज करना कि किस तरह की जॉब है और उस पर किस तरह का आदमी हमें रखना है, किस तरह के व्यक्ति का हमें चयन करना है। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, यानी सैलरी के और इंसेंटिव की जो प्लान है वो हमें पहले से निर्धारित करना कि किस कार्य के किसको कार्य के अनुसार, किसको समय के अनुसार, किसको उसके परफॉर्मेंस के बेस पर कैसे हमें सैलरी देनी है और कैसे उनको इंसेंटिव्स देने हैं। इसके बाद आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी व्यक्ति को के कुशलता में वृद्धि करने के लिए, उनकी स्किल डेवलप करने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। इससे उनकी क्या है कि कार्य कुशलता बढ़ती है और उनका विकास होता है। अगली बात आती है हमारे मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस। लेबर रिलेशंस का यहाँ पर अर्थ है कि जो हमारे कर्मचारी जो कार्य करते हैं, वर्कर्स हैं, उनके बीच में हमारा मधुर संबंध हो। अगर उनके साथ में मधुर संबंध नहीं होगा तो आए दिन टकराव रहेगा यूनियन और मैनेजर के बीच में। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक कर्तव्य बनता है कि उनकी जो समस्या है उनको दूर किया जाए। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, अब टकराव कब होता है, जब कोई समस्या होती है तो उस समस्या को ठीक से हैंडल करना, तो ये हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, अब जब हमारे पास में लोग कार्य करते हैं तो उनकी कुछ मांग होती है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा, यानी उनके रिटायरमेंट के बाद में उन्हें कुछ पेंशन दिया जाना, या जब वो कार्य करते हैं तो उस समय भी उनकी सेफ्टी रहना। सेफ्टी यहाँ पर दो तरीके से कि पर्सनल सेफ्टी भी और सोशल सिक्योरिटी भी। पर्सनल सेफ्टी में उसको इस तरह से उपकरण दिए जाते हैं लोगों को कार्य करने के लिए जिससे कि उनको किसी तरह की हानि ना हो। और सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत हमारा आता है कि उनको प्रॉपर सैलरी दे, उनकी जॉब सिक्योरिटी हो, कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि आपकी जॉब कल जल्दी से जाने वाली नहीं है, उनको पदोन्नति के अवसर दिए जाएं। तो ये सारे सोशल सिक्योरिटीज के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स। अगर कोई हमारे पास में वर्कर जो हमारे ऊपर कोई केस कर देता है किसी तरह का, तो उसको हमें कोर्ट में डिफेंड करना होता है कंपनी को, और हमें जो लॉ बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा उनका पालन किया जाता है। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि स्टाफिंग की अपेक्षा HRM की जो ड्यूटीज है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हैं। तो ये हमारा स्टाफिंग का ही एक विस्तृत रूप है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।